हेलो स्टूडेंट, पिछली वीडियो में मैंने विलियन की साम्यता ज्ञात करने की विधियों तक आपको बताया था। एक बार फिर से रिवाइज कर रही हूँ। आप सभी जानते हैं कि सॉल्यूशन क्या होता है। सॉल्यूशन दो किन्हीं अवयवों का समांगी मिश्रण या होमोजीनियस मिक्सचर होता है। अब आपको मैंने बताया था कि होमोजीनियस मिक्सचर, इसमें दो स्टेट जो है पार्टिसिपेट करती हैं, ठोस या द्रव, या ठोस या गैस, या ठोस और ठोस, या गैस या द्रव या द्रव। यानी कि हमारे यहाँ जो सॉल्यूशन चैप्टर है उसमें जो सॉल्यूशन है वो सिर्फ बाइनरी टाइप के हैं। बाइनरी का मीनिंग, बाइनरी मीन्स एक सॉल्वेंट प्लस एक सॉल्यूट, यानी कि एक सॉल्वेंट होगा उसमें कंपोनेंट और दूसरा सॉल्यूट होगा, उसको बाइनरी कहते हैं। लेकिन जब एक सॉल्वेंट होता है और उसमें दो सॉल्यूट डिसॉल्व कर देते हैं उसे टर्शरी कहते हैं। और इसी प्रकार क्वाटरनरी में एक सॉल्वेंट होता है और तीन उसमें सॉल्यूट ऐड कर देते हैं तो उसको क्वाटरनरी सॉल्वेंट कहते हैं। लेकिन हमारे कोर्स में सिर्फ बाइनरी सॉल्यूशन है, यानी कि एक सॉल्वेंट में एक सॉल्यूट डिसॉल्व हुआ है। लेकिन सॉल्यूट डिसॉल्व जो होते हैं ज़्यादातर लिक्विड में सॉलिड ही डिसॉल्व होते हैं। ये ही इस चैप्टर के अंदर ज़्यादा है जिसके बारे में हम पढ़ते हैं। लेकिन कुछ ऐसे होता है, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट बात इसमें ये है कि सॉल्वेंट जो है, सॉल्वेंट के बेस पर जो मात्रा सॉल्यूशन में ज़्यादा है उसी के बेस पर सॉल्यूशन बनाए जाते हैं। यदि सॉल्यूशन में सॉलिड की क्वांटिटी ज़्यादा है तो सॉल्यूशन कहलाते हैं सॉलिड सॉल्यूशन। यदि सॉल्यूशन में लिक्विड की क्वांटिटी ज़्यादा है तो सॉल्यूशन कहलाते हैं लिक्विड सॉल्यूशन। और यदि गैस की क्वांटिटी ज़्यादा है तो कहलाते हैं गैसियस सॉल्यूशन। यानी कि सॉल्वेंट पे डिपेंड करता है, जिसकी मात्रा ज़्यादा है उसी प्रकार का सॉल्यूशन बनता है। ऐसा कुछ है। तो उसी के बेस पर एक हेनरी लॉ इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ते हैं, जिसमें हम पहले ये जान लें कि ठोसों में द्रव की विलयता, यानी कि ठोस में द्रव यानी कि किस प्रकार से वितरित रहते हैं, किस प्रकार से विसरित रहते हैं। तो कुछ ठोस पदार्थ ऐसे होते हैं जो आराम से विलायक में घुल जाते हैं, परंतु कुछ ऐसे होते हैं जो आराम से विलायक में नहीं घुलते हैं। उनको कहते हैं नॉन पोलर या अध्रुवीय सॉल्वेंट। नॉन पोलर सॉल्वेंट जैसे बेंजीन, एल्कोहल, ये सब नॉन पोलर सॉल्वेंट कहलाते हैं। ये आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ भी रखा है। ऐसे ही नॉन पोलर सॉल्यूट भी होते हैं, एंथ्रासीन, नेफ्थलीन, ये नॉन पोलर सॉल्यूट है, यानी कि विलय है। तो ये जो है सिर्फ नॉन पोलर सॉल्वेंट में ही डिसॉल्व हो सकते हैं, किसी सिंपल सॉल्वेंट में डिसॉल्व नहीं होते। तो ऐसे सॉल्यूट का सॉल्वेंट में डिसॉल्व होना उसका विलीनीकरण कहलाता है, या उसको हम सांद्रता के नाम से जानते हैं। जैसे जैसे ऐसे सॉल्यूशन में हम जैसे जैसे सॉल्यूट डालते हैं उनकी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ती चली जाती है। परंतु कुछ ऐसे सॉल्यूट भी होते हैं जो विलायक के साथ जुड़ जाते हैं, यानी कि उनके साथ संगठित हो जाते हैं। एक टर्म पढ़ी है आपने, क्रिस्टलाइजेशन, यानी क्रिस्टलीकरण। तो ऐसे सॉल्यूट जो सॉल्वेंट में सॉल्वेंट के साथ जुड़ जाते हैं या संगठित हो जाते हैं, उनको अलग नहीं किया जा सकता, उसको कहते हैं क्रिस्टलाइजेशन या क्रिस्टलीकरण। ये प्रोसेस कहलाता है क्रिस्टलाइजेशन। अब एक चीज़ आती है गैसों की द्रव में विलयता, यानी गैस कैसे द्रव में डिसॉल्व होती हैं, वो भी एक इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ते हैं। तो बहुत सारी गैसें हैं जो जल में घुल जाती है। ऑक्सीजन जल में बहुत कम मात्रा में घुलती है। आपने देखा है मछलियाँ ऑक्सीजन लेती हैं समुद्र के पानी के अंदर, लेकिन पानी में पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं होती है, बहुत थोड़ी मात्रा में ऑक्सीजन होती है जिनको जो है वहाँ के जीव जंतु लेते हैं। तो बहुत कम मात्रा में जो है गैस किसी द्रव में घुलती हैं। उनको भी घोलने के लिए बहुत सारे मुश्किलों का या प्रेशर बढ़ाकर जो है घोला जाता है। गैसों के द्रव में घुलने के फलस्वरूप आपको होमोजीनियस मिक्सचर प्राप्त हो जाता है, और उस पर अगर प्रेशर बढ़ा दिया जाता है तो उसकी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाती है। क्योंकि हमें तो गैस में द्रव को घोलना बहुत कठिन काम है, और उसको करने के लिए हमें प्रेशर को बढ़ाना पड़ता है। प्रेशर को बढ़ाने पर गैस की जो सॉल्युबिलिटी है सॉल्यूशन में बढ़ जाती है। उसी को बेस मानकर हेनरी, एक साइंटिस्ट जो, उन्होंने अपना एक नियम दिया, हेनरी का नियम। हेनरी ने निश्चित ताप पर गैसों के मॉलिक्यूल तथा प्रेशर, यानी गैसों की जो सांद्रता है टोटल, और प्रेशर के बीच में एक संबंध स्थापित किया, जिसे हेनरी का नियम दिया। इसके अनुसार स्थिर टेम्परेचर पर किसी सॉल्वेंट के
यूनिट वॉल्यूम में उपस्थित सॉल्यूट की मात्रा उसके दाब के समानुपाती होती है। यानी कि जितने टोटल मॉलिक्यूल हैं गैस के वो प्रेशर के प्रोपोर्शनल होते हैं, यानी एम प्रोपोर्शनल पी, और m इज इक्वल टू के पी। एक और डेफिनेशन उन्होंने दी, विलियन में गैसों के मोलों की संख्या, यानी कि सॉल्यूशन में जितने मोल डिज़ोल्व रहते हैं वो भी उसको मोल प्रभास भी कहते हैं, जैसे लास्ट वीडियो में आपने पढ़ा है। और वह विलियन में उपस्थित गैस के पार्शियल प्रेशर के अनुक्रमानुपाती होती है। ये भी एक हेनरी लॉ ही है, इसको भी आप बता सकते हैं। यानी कि आप गैसों के मोलों की संख्या को आंशिक दाब के प्रोपोर्शनल बता सकते हैं, या गैसों के अणुओं की संख्या को प्रेशर के प्रोपोर्शनल भी बता सकते हैं। दोनों ही हेनरी नियम को शो करते हैं। अब इसको हेनरी का जो नियम है ये बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन हम केमिस्ट्री के अंदर इसकी पढ़ते हैं। जैसे कि सबसे अच्छा एग्जाम्पल सोडा वाटर और कोल्ड ड्रिंक में CO2 की जो विलेयता है यानी सॉल्युबिलिटी है वो इसी लॉ पर आधारित है, क्योंकि इस लॉ के अकॉर्डिंग हम बोतल में प्रेशर अधिक डालकर CO2 को सोडा वाटर में घोल देते हैं। ठीक है, तो कोल्ड ड्रिंक में जो बॉटल में CO2 गैस होती है उसकी विलेयता को इसी तरह से बढ़ाया जाता है। ऐसे ही गोताखोर का एग्जाम्पल मैंने दे रखा है। गोताखोर जो होते हैं गहरे समुद्र में सांस लेने के लिए उसकी जो विलेयता है, गैसों की विलेयता का सामना करना पड़ता है। अधिक भारी दाब के कारण सांस के साथ ली गई वायुमंडलीय गैसों की विलेयता रुधिर में जब अधिक हो जाती है तब गोताखोर सतह की ओर आने लगते हैं और बाह्य दबाव धीरे धीरे कम होने लगता है, जिसके कारण घुली हुई गैस बाहर निकलने लगती है। इससे रुधिर में अवरोध उत्पन्न हो जाता है। कभी कभी क्या होता है, नाइट्रोजन गैस भी जो है ब्लड में चली जाती है, इससे कभी कभी ब्लड में अवरोध उत्पन्न हो जाता है, जिसको बैंड नामक रोग के नाम से जाना जाता है। इससे बचने के लिए ऑक्सीजन के टैंक में जो ऑक्सीजन लेते हैं गोताखोर, उसमें हीलियम मिला दिया जाता है जो इसके नाइट्रोजन के इफेक्ट को कम कर देता है। ऐसे और बहुत सारे एग्जाम्पल आपको मैंने नोट्स में दिए हुए हैं। तो हेनरी लॉ। आज हम कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन पढ़ रहे हैं। कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन इस वीडियो में आज मैं आपको बता रही हूँ। कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन 4 होती हैं। पहली बात तो ये पहले बता दूँ कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी का मीनिंग क्या है। कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी का मीनिंग है अणुओं की संख्या, यानी कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन सॉल्यूशन। कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी जो है सॉल्यूशन की 4 है। पहली है ऑस्मोटिक प्रेशर, परासरण दाब, परासरण दाब, परासरण दाब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल के प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल प्रोपोर्शनल ऑस्मोटिक प्रेशर, यानी जितना अधिक नंबर ऑफ मॉलिक्यूल होगा उसका ऑस्मोटिक प्रेशर उतना ही ज़्यादा होता है। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जो है इन चारों प्रॉपर्टी पर लागू होते हैं। तो दूसरा है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। तीसरा है डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, और चौथा है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, यानी कि वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। हिंदी में बता दूं, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। पहला ऑस्मोटिक प्रेशर यानी कि परासरण दाब, दूसरा एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट यानी कि क्वथनांक का उन्नयन, तीसरा डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट यानी कि हिमांक का अवनमन, चौथा रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर यानी कि वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। ये 4 प्रॉपर्टी कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी हैं सॉल्यूशन की, यानी कि ये अणुओं की संख्या पर डिपेंड करती हैं। चारों की प्रॉपर्टी में जो है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिपेंड करते हैं सॉल्यूशन में, यानी पूरे सॉल्यूशन में ही नंबर ऑफ मॉलिक्यूल का एक बहुत बड़ा रोल है। और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल किसके होते हैं? सॉल्यूट के। सॉल्वेंट तो एक कांस्टेंट प्रॉपर्टी हो जाती है, यानी कि कॉन्सेंट्रेशन डिपेंड करती है नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पर। तो सॉल्यूट पार्टिकल जिस हिसाब से आप सॉल्यूशन में यानी सॉल्वेंट में मिलाते हैं उसी बेस को लेकर ही ये चारों प्रॉपर्टी बनी है। ऑस्मोटिक प्रेशर में जल्दी आपको सारा बता देती हूँ। ऑस्मोटिक प्रेशर, आप किसी सॉल्यूशन में बीच में अगर एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगाकर
उस पर एक एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई करते हैं तो उसको रोकने के लिए जो आपको प्रेशर लगाया जाता है वो ऑस्मोटिक प्रेशर है। ऑस्मोटिक प्रेशर के लिए मैंने आपको फार्मूले बताए थे, P = N/V/RT। P = और करके लिख सकते हैं N/V मतलब नंबर ऑफ मोल अपॉन वॉल्यूम, R सॉल्यूशन कांस्टेंट, T टेम्परेचर या और CRT। तो इस फार्मूले से हम इसके न्यूमेरिकल जो है सॉल्व कर लेते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर के। दूसरी प्रॉपर्टी आती है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट क्या है? जब किसी हम सॉल्वेंट में कोई नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट पार्टिकल को डिज़ोल्व करते हैं तो उसके बॉइलिंग पॉइंट में कुछ वृद्धि हो जाती है, यानी कि इंक्रीजमेंट आ जाता है, तो उसको कहते हैं एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। उसके लिए भी हमने एक फार्मूला आपको बताया था जो मोलर उन्नयन स्थिरांक और मोलल उन्नयन स्थिरांक के लिए लागू होता है, और उस फार्मूले को मैं इस प्रॉपर्टी को आपको बताती हूँ। इसके लिए जानना ज़रूरी होता है बॉइलिंग पॉइंट क्या है। बॉइलिंग पॉइंट वह ताप है जिस पर किसी लिक्विड का वेपर प्रेशर वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है, तो उसको हम कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट। इस बॉइलिंग पॉइंट का इस प्रॉपर्टी पर बहुत बड़ा रोल है, यानी कि हम जब किसी नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट पार्टिकल से बने सॉल्यूशन और जो प्योर सॉल्वेंट है उसके बॉइलिंग पॉइंट में अंतर करते हैं तो उसको कहते हैं हम क्वथनांक का उन्नयन, यानी इसको डेल्टा TB से हम डिनोट करते हैं। और इसके लिए विलियन का क्वथनांक अगर TS मान लें हो तो क्वथनांक का उन्नयन हो जाएगा डेल्टा TB = डेल्टा TS, यानी कि सॉल्यूशन माइनस सॉल्वेंट। तो इन दोनों को अगर माइनस कर देंगे तो डेल्टा TB या क्वथनांक का उन्नयन निकल जाता है। मोलर के लिए हम 100 का फार्मूले में यूज़ करेंगे और मोलर के लिए 1000 का। अब क्वथनांक निकालने के लिए अणुभार में संबंध के दो फार्मूले दिए थे, डेल्टा T = 100 × Kb × विलय का भार अपॉन विलय का अणुभार, यानी कि सॉल्यूट का मोलर मास × सॉल्वेंट का भार। तो इस फार्मूले से हम डेल्टा TB यानी कि क्वथनांक में उन्नयन निकाल लेते हैं। तो ये एक फार्मूला है। दूसरा एक और रिलेशनशिप है क्वथनांक के उन्नयन की मोलैलिटी से, तो ये भी एक फार्मूला कभी कभी न्यूमेरिकल में यूज़ करते हैं, डेल्टा T = Kb यानी कि मोलर एलिवेशन कांस्टेंट × मोलैलिटी यानी मोललता। तो इसको भी लगाकर हम कभी कभी फार्मूले से न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। तो ये दोनों टर्म जो है मोलर एलिवेशन कांस्टेंट और मोलल बताते हैं कि किसी विलायक के 100 ग्राम में किसी नॉन वॉलेटाइल का 1 मोल घोलने पर उसके एलिवेशन कांस्टेंट में, यानी कि एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट में जो एलिवेशन होता है उसको मोलर या मॉलिकुलर एलिवेशन कांस्टेंट कहते हैं। इसको Kb से डिनोट करते हैं। फार्मूला डेल्टा T = 100 × Kb × स्मॉल w। स्मॉल w यहाँ सॉल्यूट का वेट है अपॉन स्मॉल m मोलर मास है सॉल्यूट का, और कैपिटल W सॉल्वेंट का वेट है। इसी तरह मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट में हम किसी सॉल्वेंट के 1000 ग्राम में, किसी सॉल्वेंट नॉट सॉल्यूशन 1000 ग्राम में किसी नॉन वॉलेटाइल का 1 मोल बोलते हैं, तो उसके बॉइलिंग पॉइंट में जो वृद्धि होती है उसको कहते हैं मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। इसको हम इस फार्मूले से शो करते हैं, डेल्टा T = 1000 × Kb × स्मॉल w अपॉन m × कैपिटल W। यह हिमांक का अवनमन या डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। सेम प्रॉपर्टी है, बस वहाँ एलिवेशन में वृद्धि होती है और यहाँ पर कमी। तो वह पहले इसके लिए हिमांक का जानना जरूरी है। हिमांक क्या है? वह ताप जिस पर किसी द्रव का वायुदाब उसकी ठोस अवस्था के वायुदाब के बराबर हो जाता है तो उस द्रव का हिमांक कहलाता है। सेम प्रॉपर्टी है, किसी सॉल्वेंट में जब किसी नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट को घोला जाता है तो उसके फ्रीजिंग पॉइंट में जो कमी आती है, यानी कि हिमांक में जो कमी आती है, उसे हिमांक का अवनमन कहते हैं। सेम प्रॉपर्टी यहाँ भी है, मोलर अवनमन स्थिरांक और मोलल उन्नयन स्थिरांक सेम है। मोलर के लिए 100 वाला फार्मूला लगा देते हैं और मोलल के लिए 1000 वाला बनता है। हिमांक के अवनमन मोललता में संबंध के लिए डेल्टा T = K × Kf × मोलैलिटी। चौथी प्रॉपर्टी है वाष्प दाब का अवनमन। वाष्प दाब का अवनमन यानी कि प्रॉपर्टी तो हमारी है वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, लेकिन उससे पहले हमें वाष्प दाब का अवनमन समझना यानी कि लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर बताना जरूरी है। तो क्या होता है ये? किसी शुद्ध विलायक में जब किसी नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट को घोला जाता है तो उसके वेपर प्रेशर में कुछ अंतर आ जाता है। उस अंतर को हम वेपर प्रेशर
लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कहते हैं। माना जो आपका प्योर सॉल्वेंट है उसका वेपर प्रेशर P है और विलियन का वेपर प्रेशर PS सफिक्स में, तो वाष्प दाब में अवनमन इज इक्वल टू हो जाएगा शुद्ध विलायक का वाष्प दाब माइनस विलियन का वाष्प दाब, अर्थात P माइनस PS। ठीक है, ये है आपका वाष्प दाब का अवनमन। लेकिन प्रॉपर्टी हमारी है वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। तो इसके लिए हमें पढ़ना पड़ेगा, जब किसी प्योर सॉल्वेंट में कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डिसॉल्व किया जाता है तो सॉल्यूशन में विलायक के वाष्प दाब का अवनमन यानी सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर का जो अवनमन और शुद्ध विलायक का जो वेपर प्रेशर का अनुपात है उसको हम कहते हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। माना सॉल्वेंट के वाष्प दाब का अवनमन P माइनस PS है, ये जो अभी ऊपर पढ़ा आपने, और शुद्ध विलायक का वाष्प दाब P है, तो आपेक्षिक अवनमन हो जाएगा P माइनस PS अपॉन P। इस प्रॉपर्टी से रिलेटेड एक लॉ भी है राउल्ट लॉ, जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो वाष्प दाब का डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए वाष्प दाब को समझाने के लिए दिया गया। तो डाइल्यूट सॉल्यूशन पर ये लागू होता है, कॉन्सेंट्रेट सॉल्यूशन पर ये लागू भी नहीं होता। ये लॉ कहता है, इस लॉ ने जो है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल को किससे रिलेट किया, सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन से। उसने कहा कि रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर जो है सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन के बराबर होता है। ऐसा कुछ मैंने नोट्स में दे रखा है आपको, तो आप वहाँ से देख लेंगे। तो एक बहुत इम्पॉर्टेंट रिलेशनशिप है रिलेटिव ऑफ लोअरिंग वेपर प्रेशर और सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन के बीच में। एक और प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी तो नहीं कहते, इसमें एक फैक्टर है वांट ऑफ फैक्टर। वांट ऑफ फैक्टर क्या होता है, जितनी भी ये प्रॉपर्टी आपने अभी पढ़ी हैं, 4 प्रॉपर्टी यानी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी 4 पढ़ी हैं, उनका जो कनेक्शन है वांट ऑफ ने एक फैक्टर से किया, जिसे हम I से जानते हैं। तो उसने इस बेस पर किया कि कौन कौन से सॉल्यूट हैं जो सॉल्यूशन बनाते हुए उसके साथ सॉल्वेंट के साथ जो है जुड़ जाते हैं, या कौन से ऐसे हैं जो सॉल्यूट से अलग हो जाते हैं। तो उस आधार पर उन्होंने अपना विचारधारा दी, एक कल्पना दी, जिसे आप वांट ऑफ फैक्टर के नाम से जानते हैं। वांट ऑफ के अनुसार किसी जो जितने भी आपकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हैं उनका प्रायोगिक मान तथा सामान्य मान के अनुपात को वांट ऑफ फैक्टर कहा गया। यानी कि आप एक कैलकुलेटेड वैल्यू होगी और एक ऑब्जर्व वैल्यू होगी। कैलकुलेटेड वैल्यू अपॉन ऑब्जर्व वैल्यू इज इक्वल टू I। फैक्टर उन्होंने चारों प्रॉपर्टी पर अप्लाई किया। जैसे वाष्प दाब के अवनमन के लिए रिलेटिव ऑफ लोअरिंग वेपर प्रेशर के लिए I इज इक्वल टू, इसको इस तरह से शो किया, डेल्टा P ऑब्जर्व्ड अपॉन डेल्टा P कैलकुलेटेड। ऐसे ही कथनांक के लिए I इज इक्वल टू डेल्टा B अपॉन डेल्टा B कैलकुलेटेड। ऐसे ही परासरण दाब के लिए I इज इक्वल टू पाई ऑब्जर्व्ड अपॉन पाई कैलकुलेटेड। ऐसे ही हिमांक के अवनमन के लिए I इज इक्वल टू डेल्टा F अपॉन डेल्टा F ऑब्जर्व्ड अपॉन कैलकुलेटेड। तो इस फैक्टर को उन्होंने चारों प्रॉपर्टी पर अप्लाई किया। सॉल्यूशन जो है आपके 2 तरह के होते हैं, एक तो आदर्श सॉल्यूशन कहलाते हैं, आइडियल सॉल्यूशन कहलाते हैं, दूसरे नॉन आइडियल सॉल्यूशन। आदर्श सॉल्यूशन वो होते हैं जो राउल्ट के नियम का पालन करते हैं, यानी कि राउल्ट का नियम के अनुसार जो है काम करते हैं, उन्हें आप आइडियल सॉल्यूशन कहते हैं। आइडियल सॉल्यूशन बनाने में जो आपका मिक्सचर होता है उसकी जो एंथैल्पी का मान 0 होता है, 0 होता है। आइडियल सॉल्यूशन में जो आप सॉल्यूशन बनाते हैं उसमें जो एंथैल्पी होती है, अगर उसकी वैल्यू 0 आती है, यानी डेल्टा H वैल्यू, यानी ली गई ऊष्मा और दी गई ऊष्मा का वैल्यू 0 आती है, तो विलियन आपका आदर्श कहलाता है। ऐसे कुछ विलियन के एग्जाम्पल दिए गए हैं, जैसे नॉर्मल हेक्सेन प्लस नॉर्मल बेंजीन, नॉर्मल हेप्टेन और एक नॉर्मल इथेन प्लस क्लोरो इथेन, बेंजीन प्लस टॉल्विन। ये सारे के सारे आइडियल सॉल्यूशन हैं, सब के सब राउल्ट के नियम का पालन करते हैं। परंतु कुछ ऐसे भी सॉल्यूशन हैं जो राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते, उन्हें नॉन आइडियल सॉल्यूशन कहा जाता है, जैसे कि जल प्लस एल्कोहल का मिश्रण। तो इस चैप्टर में मैं सॉल्यूशन को पूरी तरह से आपको रिवाइज करा दिया है। अब नेक्स्ट वीडियो में इसके न्यूमेरिकल आपको कराए जाएंगे।